नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां आज सबसे पहले खबरदार करने की जरूरत है ट्विशा शर्मा मौत मामले में, क्योंकि यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई न्याय से ऊपर, इंसाफ से ऊपर, कानून से ऊपर हो सकता है। और इस सवाल को पूछने की वजह है कि ट्विशा का जो पति है समर्थ सिंह, उसको तलाश करने में पुलिस लंबे समय से जुटी रही, लेकिन आज वो सरेंडर करने पहुंचा। जो बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उसे हिरासत में आज ले लिया गया। समर्थ सिंह 10 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम रखा हुआ था, इसके बावजूद भोपाल पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी और वो अचानक सरेंडर करने पहुंच गया। इसी दौरान ट्विशा शर्मा के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी समर्थ सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस अब समर्थ सिंह को लेकर भोपाल निकल गई है। कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा, आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ, वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे के अलग किया। आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया शायद कोई कक्ष है, उसका कोई शायद अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। समर्थ सिंह को हिरासत में लिए जाने और सरेंडर की कोशिश करने को लेकर ट्विशा शर्मा के पिता जो हैं वो बहुत गुस्से में भरे हुए हैं। आज तक से उन्होंने बातचीत की है और आज तक से बातचीत में जो बातें सामने रखी हैं, बड़ी खबर सामने है। ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके वकील को मारा गया है। समर्थ सिर्फ ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर सकता था, लेकिन कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके पिता ने कहा कि ये लोग कानून से खेल खेल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार पिछले 10 दिन से सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए कि सेशंस जज के कमरे में बैठने को लेकर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, समर्थ सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है, सरेंडर करवाने की कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें इस बात पर सवालिया निशान लगा रही हैं कि आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे। गिरिबाला सिंह, ट्विशा शर्मा की सास, जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप्पी साधे अब बैठती है। गिरिबाला सिंह भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप जो चीख चीख कर बहुत कुछ बोलते हैं। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया। अरे कोई कानून है कि आपको सब बताएं? कोई कानून है ऐसा? 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं। पीड़ित परिवार कहता है, देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। आप जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर स्वागत है सीबीआई जांच का। 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का बन चुका है। ट्विशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच जाता है। जवाब देने जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
सत्यानाश कर दिया। अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर और की। सर अस्पताल अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या? मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंच जाता है। एक तरफ ट्विशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और ट्विशा की सास गिरिबाला अपनी बहू पर आरोप लगाती रही, जैसे कि वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर नहीं बताती थी। सवाल ये कि ट्विशा के जीते जी यही शिकायत आपने कभी ट्विशा के घर वालों से क्यों नहीं की? मैम किससे बात करती थी वो, आप बताएं। देर तक फोन हेडफोन लगा। अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं किससे बात हो रही थी। जब ट्विशा के भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचे तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती सुनाई दी। आज तक वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बताता है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस पहले 10 दिन में पता नहीं लगा सकी, उससे सवाल उठा क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ? जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया। आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। वे पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में आ गया हो, लेकिन ट्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था। लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है और उम्मीद इस बात की भी कि ट्विशा की मौत का सच सामने आएगा। ट्विशा शर्मा के पति ने सरेंडर करने की कोशिश की है तो अब उनकी सास से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। वो सास जो कि पूर्व जज रह चुकी हैं और इसी वजह से रसूख के सारे आरोप लग रहे हैं। ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने यह मामला सुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, जमानत रद्द करने की एक याचिका है, उस पर जो सुनवाई है सोमवार को होगी। अपनी शादी पर खुशी से चहकती ट्विशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है, हमेशा खुश दिखने वाली ट्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ। ट्विशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं, आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ? क्यों उसने अपनी पत्नी ट्विशा की मौत का सच छिपाए रखा? ट्विशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से ट्विशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आवर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड। 12 मई की रात ट्विशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। मैंने कहा ऑडियो की जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है
उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। त्विषा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्विषा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है, जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी, जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को। और ये सारी चीज़ें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे। त्विषा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्विषा के पिता का सीधा आरोप है त्विषा की सास गिरिबाला, जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिबाला ने त्विषा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे। हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है। वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था। लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फ़ोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये किस ओर इशारा कर रहा है? त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्विषा शर्मा की मां अब उस दिन को कोसती हैं जब वो पहली बार अपनी बेटी त्विषा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्विषा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक 1 साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्विषा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्विषा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्विषा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब CBI इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबर का रुख हम करते हैं जहां पर धर्म की जमीन पर 4 विवाद हम आपको अब बताने वाले हैं। एक एक करके ये तस्वीरें हमारे साथ देखिए कि किस तरीके से। सबसे पहली जो तस्वीर है, लखनऊ में एक किला ऐसा है जिसे हिंदू पक्ष राजा पासी का किला कहता है, मुस्लिम पक्ष मकबरा कहता है, मस्जिद का दावा करता है। विवाद नमाज पर हो रहा है। धार में अदालत के फैसले के बाद आज जुमे की नमाज नहीं हो पाई क्योंकि अदालत ने कह दिया है कि ये वाघ देवी का मंदिर है। दिल्ली में अवैध मदरसे की दीवार को गिरा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको हम पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी पर होती सियासी जंग से खबरदार करते हैं। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। इस सरकार में वो नहीं होगा क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं। ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे,
हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। খারাপ একটা প্রভাব পড়েছে, কারণ যারা এর সাথে যুক্ত তারাও তো এই ফেস্টিভ্যালকে সামনে রেখে এই ক্যালেন্ডারটাকে বিয়ার করেছে। गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए। गाय के मतलब क्या है? ये गाय आखिर कहाँ जाएगी, ये भी पूछिए। 28 मई को बकरीद का त्योहार है, यानी ईद उल अजहा, जो मुख्य रूप से पैगंबर इब्राहिम की तरफ से अल्लाह के प्रति दिखाए गए अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। त्याग और समर्पण का वो त्योहार भारत में हर साल राजनीति की दोधारी तलवार की धार पर आ जाता है, जहां अपने फायदे और दूसरे की विचारधारा के नुकसान की चाहत के बीच सामाजिक शांति और सौहार्द की कीमत लग जाती है। इस वक्त देश के 3 राज्य चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश, जहां कह दिया गया कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर बैठक कर ली, समझाइश दे दी है, बता दिया कि किन किन बातों का ध्यान बकरीद पर रखना है। कोई भी प्रतिबंधित पशु की कोई कुर्बानी नहीं होगी। बाकी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि सोशल मीडिया पे कोई लाइव कुर्बानी करता है तो वो ना करें। दूसरा राज्य है देश की राजधानी दिल्ली, जहां गोवंश की कुर्बानी बकरीद पर अगर किसी ने दी तो केस दर्ज होगा। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त बकरीद से पहले सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा लगी है, जहां पर बीजेपी सरकार बनने के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद बकरीद पर गाय की कुर्बानी को लेकर जब पुराना ही नियम कहते हैं कि सख्ती से लागू करा दिया गया, तो कई तरह की बातें सामने आने लगी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को लेकर कई पक्ष, एक पक्ष जो सीधे कहता है कि गोवंश की कुर्बानी नहीं हो सके, दूसरा पक्ष कहता है कि गाय की कुर्बानी 1400 साल से हो रही है तो इस बार भी होगी, तीसरा पक्ष कहता है ठीक है, जो सरकार कहती है वो मानेंगे, चौथा पक्ष कहता है कि इस बार नियम में छूट दे दो वरना पशुपालकों को बहुत नुकसान होगा, पांचवा पक्ष कहता है कि बार बार मुस्लिमों के लिए ही पाबंदी क्यों लगती है, छठा पक्ष कहता है इतनी ही चिंता है तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दे देते। इस तरह 6 नजरियों में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर रस्साकशी चलने लगी है। तो सियासत में अलग अलग रुख आपको नजर आएंगे इस मुद्दे पर, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाएं और जो सामान्य मुस्लिम नागरिक हैं उनसे जानें कि गाय की कुर्बानी को लेकर वो क्या सोचते हैं। जहां सबसे पहले बाबरी मस्जिद बंगाल में चुनाव से पहले बनवाना शुरू करके देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले और अपनी अलग पार्टी बनाकर 2 जगह से चुनाव जीतने वाले हुमायूं कबीर का बयान सुनना जरूरी है। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। लेकिन जो हुमायूं कबीर की गाय की कुर्बानी को लेकर सोच है, क्या बकरीद पर कुर्बानी को लेकर वही नजरिया बंगाल के दूसरे मुस्लिमों का भी है? कोलकाता में कुर्बानी पर मुस्लिम नागरिकों की राय से आज आप खबरदार होइए। हमारी हुकूमत जो बात बोल रही है कुर्बानी के सिलसिले में, हम लोग को हुकूमत का बात को मान के चलेंगे। सारा मुसलमान, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो हुकूमत कर रही है आपको उसका बात मानना होगा।
तो हमारी हुकूमत जो हम लोग को हुक्म देगी, हम लोग इंशाअल्लाह हुकूमत का बात को मानते हुए अपने तमाम धर्म का पालन करेंगे हम लोग। ठीक है जी, ऐसा कोई काम नहीं करेगा मुसलमान हिंदुस्तान का जिससे हमारे हुकूमत को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को या हमारे अमन को खतरा पहुंचे। पश्चिम बंगाल के तमाम मुस्लिम नागरिक जो बकरीद पर पहले कुर्बानी के तौर पर गोवंश का इस्तेमाल करते आए, वो अब की बंगाल में सख्त हुए नियम के बाद ये कहते हैं कि सरकार ने गाय की कुर्बानी रोकी है तो वो नियम मानेंगे। गाय को हम लोगों ने जो है तर्क कर दिया, वो गौ माता को जो है आप लोग जो है घर में रखें, उनको बढ़िया से जो है पूजे, और हम जो है उसका ऑप्शन जो है हमारे पास खस्सी है, हम खस्सी कुर्बानी कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौम हमारा जो इस पर मुतमईन है और जो है बिल्कुल इत्मीनान रखे हुए हैं हम जो है, और कोई भी बात जो है अवहेलना नहीं करेंगे। जो बोल दिया है सरकार ने, हम उस पर जो है 100% जो है मान करके चलेंगे। सरकार जहाँ तक मसला कुर्बानी का, तो वो जो है हम लोग कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ में है और उसका ऑप्शन भी रखा है। इस्लाम में, दुनिया में, इस्लाम में हर चीज सहूलियत बहुत तरीके से दिया। आपने कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आप सब सहूलत हमारे लिए करके रखा है। ये नहीं करना तो ऐसे करना है। आपको सुनकर हो सकता है कि लगे कि मुस्लिम नागरिक तो फैसले पर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर तक इनके साथ बात करने पर भीतर की नाराजगी जाहिर होने लगती है। शायद मुस्लिम नागरिकों को ये लगता है कि रह रहकर चुनकर उनके खिलाफ जानबूझकर पाबंदी लगाई जाती है। सरकार ने सोचा था मुसलमान रास्ते पर आएंगे गाय के लिए, सरकार ने सोचा था रास्ते पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम लोग रास्ते वास्ते पे नहीं आने वाले। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें सब सरकार की उल्टी पड़ चुकी हैं। हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम अगर करता है कोर्ट का, आइन का, संविधान का, तो उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत करता है। अगर कुर्बानी की बात आई तो कुर्बानी में हमारे अल्लाह ताला ने ये अवसर रखा है कि बड़े जानवर की कुर्बानी देना है, जायज समझते हैं तो उसका ऑप्शन खस्सी के तौर पर यहाँ भारत सरकार में ये तैयार है और हम लोग देते भी हैं बड़े पैमाने पर, और ये चीज जारी भी रहेगा। हुकूमत के तरफ से भी आया, लेकिन ये चीज है कि हमारे लिए पाबंदी रहे और हुकूमत के रहे कि स्पॉट करे, तो ये चीज नहीं होगा। हम कम खाते हैं और स्पॉट ज्यादा होता है। अब कल को बोल देंगे कि आप दाढ़ी काट दीजिए, हम काट देंगे। कल को बोल दे मुसलमान कपड़ा नहीं पहनेगा, हम नंगे घूमेंगे। हम लोग सरकार का बहुत एहतराम करते हैं भाई, हम लोग को एहतराम कर लेने दीजिए। सरकार के बारे में हम लोगों से मत पूछिए। अब ये बयान सुनकर ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या किसी तरह की ज्यादती की जा रही है। क्या गोवंश की कुर्बानी पर रूल सख्त करने से मुस्लिम नागरिकों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? तो यहाँ समझ लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशुवध से जुड़ी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को ही कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा, खुले सार्वजनिक जगहों पर किसी भी पशु की कुर्बानी पूरी तरह बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही असुस्त है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे। लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं। अब सवाल है कि जिस कुर्बानी से तौबा करते खुद मुस्लिम नागरिक नजर आते हैं, क्या उस पर केवल राजनीति की वजह से ही हल्ला मचा हुआ है? आज जो माहौल पैदा हो रहा है सियासत के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल 13 मई को बंगाल सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। इसमें गो हत्या को लेकर जो 1950 का कानून है और इसके साथ ही 2018 का कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है, उसका हवाला दिया गया है। अब अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गोवंश की हत्या अगर की जाती है
तो उसमें सजा का प्रावधान है और सजा के प्रावधान के तहत या तो 6 महीने की जेल या फिर 1,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों। तो अब बहुत कड़ाई से इसके पालन करने की बात की जा रही है और इसीलिए जो कुर्बानी के लिए गाय बेचने वाली जो बाजार हैं वहां पर आपको सन्नाटा इस समय नजर आएगा। এই দেশে গেছে গো হত্যা একটা বড় সমস্যা ছিল, কোনো আইন না মেনে যে যেখানে ইচ্ছা করত। এই বাংলার 100 কোটি মানে এই ভারতবর্ষে 100 কোটির বেশি হিন্দু, পশ্চিম বাংলায় সেই সংখ্যা 7 কোটির বেশি, তারা খুব কষ্ট পেতেন মনেতে, কাউকে বলতে পারতেন না। আইনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু সমাজকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এটা করা হতো। আইন আছে, সেই আইনকে আমরা সবার সামনে রেখেছি, 4 ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাকে প্রচার করেছি আর সবাই যাতে আইন মানেন আমরা আবেদন করেছি, আমি বৈঠক করেছি এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিএমদেরকে যে পুরোপুরি যাতে আইন মানা হয়। হত্যা করা আমাদের সংবিধান মানা করেনি, কিন্তু কন্ডিশন দিয়েছে। पश्चिम बंगाल में जैसे ही इस बार गोवंश की कुर्बानी को लेकर पहले ढीले चलते कानून को सख्त किया गया, बीरभूम के पशु बाजार से गोवंश गायब हो गया, केवल बकरा और दूसरे पशु बिकते दिखे। मुर्शिदाबाद में बकरीद पर इस बार गोवंश बेचकर पैसा कमाने वाले चिंता में डूब गए। हावड़ा में पशु पालने वाले कहने लगे इस बार अगर कुर्बानी में गोवंश नहीं बिकने दिया तो फिर परिवार आर्थिक संकट में आ जाएगा। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में जब ऐसे ही एक बाजार में आज तक संवाददाता राही हल्दर पहुंचते हैं, जहां कभी बकरीद से पहले हर साल हजारों की तादाद में गोवंश खरीदे बेचे जाते थे, वहां अब उंगलियों पर गिनती लायक गोवंश बिकता नजर आया, वो भी केवल वही जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट बन पाया। मतलब जो गोवंश कानूनन बिकने लायक था, इसकी वजह से दावा है गोवंश बेचकर कमाने वाले बंगाल में परेशान हो गए। मुश्किल में पड़े हैं बहुत सारे गायों के जो व्यापारी है वो व्यापारी। हम अभी जहां पर खड़े हैं वो है एक गाय का हाट। यहाँ पर ही जो दूसरे टाइम था, जो पिछले साल भी बकरीद के पहले यहाँ का बहुत ही तादादों में गायों का व्यापार होता है था, लेकिन इस साल पूरा इन लोगों का जो व्यापार है ये व्यापार एकदम बंद होने की कगार में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकार का नया नियम लागू किया गया है उससे लोग गाय खरीदने कम आ रहे हैं और ये जो गाय का हाट है, ये गाय का हाट एकदम दूसरी साल यहाँ पर जो हजारों की तादाद में गायें बिकते थी, इस साल ये पूरा खाली दिख रहा है। और सभी जो ये इस व्यापार के साथ जुक्त है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इस सभी के माथे पे अभी दुश्चिंता घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग लोन लेके ये व्यापार करते थे। कस्टमर नहीं आ रहा है, कहाँ से माल बिकेगा? दुकानदार भूसी नहीं दे रहा है, बिचौली नहीं दे रहा है, लाख लाख टका देना है हम लोग का। लोग जो बाड़ी आ रहा है कैसे देगा? हम लोग बोलता है माल बिका नहीं, कैसे देगा हम लोग? वो लोग जोर कर रहा है, बंधन के लोन में लोग आ रहा है, सूद का लोन लोग आ रहा है, कैसे देगा हम लोग? ग्रुप बॉय लोन ये सब माल बिकेगा तब ना टका देगा, हम लोग नहीं दे पा रहा है, कैसे चलेगा? कुर्बानी लोग के इतना माल सब चला जा रहा है, आज माल पूरा खड़ा है खटाल पर। यह हाल बंगाल में इस वक्त एक इलाके में नहीं बल्कि हर जगह है। हावड़ा में बकरीद से पहले शुभेंदु सरकार के फैसले का सच जानने हम पहुंचे तो बबलू खान जैसे पशु बेचने वाले दुखड़ा रोने लगे। इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे? हम इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, माने आपका सूद पे पैसा लिए हैं, बीवी का जेवर बंधक है और भी लोन वगैरह लिए हैं, प्लस देखिए सर इधर दिखाइए आप, इतना माने जो आदमी काम कर रहा है, इन लोगों का 3 महीना 4 महीना का सैलरी बाकी है। हमारा अगर जानवर नहीं बिकेगा तो हम कहाँ से इनको देंगे? हमारा तो लास्ट पोजीशन ये हो जाएगा कि अगर हमारा जानवर नहीं निकलेगा सर तो हमको या तो फांसी लगाना होगा और नहीं तो विष खा के मरना होगा। इस वक्त प्रशासन ने भी दावा है इतनी सख्ती कर दी जिसके बाद पहले ही गोवंश जिनके पास हैं उन्हें गिन कर रख लिया जा रहा है ताकि कोई चोरी छिपे भी ना बेच सके। एक आग जो बिका था वो भी बोल रहा है कि मेरा पैसा वापस दीजिए और नहीं पैसा देना है तो आप रख लो, मगर हम गोरू नहीं ले जाएंगे। यहाँ सर बजरंग दल वाला के धमका रहा है, प्रशासन आके बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे पास इस साल से कुर्बानी नहीं होगा। कोई दुधारू जानवर नहीं, हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं,
दूध जब तक खत्म नहीं होगा हम क्यों देंगे सर? दूध वाला पशु तो हम लोग खुद खरीद के लेके आते हैं, मगर जो दूध खत्म हो गया इस जानवर का हम क्या करेंगे आप बताइए? वो लोग आके सीधा धमका रहा है कि इतना गोरू गिन के जा रहे, कुर्बानी का बाद भी इतना गोरू देखना चाह रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तो इसके बाद में हम तुम लोग के खिलाफ और मैंने जो भी हो कार्रवाई करेंगे। सरकार हम लोग को हेल्प करेगा, ये करेगा तो हम लोग पूछेगा, नहीं तो ये पालन नहीं कर पाएगा। ऐसा बात तय है कि बकरीद पर बंगाल में इस बार बदलाव बड़े स्तर पर नजर आने वाला है, जहां बेचने वाले तनाव में हैं और खरीदने वाले खुद ही बाजार तक नहीं पहुंच रहे हैं। और अब एक सवाल कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद है? क्या कुर्बानी की अलग अलग व्याख्या उनके बीच भी है? ये सवाल पूछने की वजह है जो बंगाल के पूर्व मंत्री रहे हैं और जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल प्रमुख रहे हैं, उनकी तरफ से आया एक बयान है। आपको क्या लगता है इस कुर्बानी को लेके सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उस रवैये के बारे में आपका क्या राय है? सियासत के बारे में हमको तकलीफ है। सियासी तवा पर गरम रोटी सेकने की कोशिश मत करें, ये दुख की बात है। ये पता चला है कि उनके अंदर कुछ है नहीं सलाहियत, ये गरम करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हम सियासत में नहीं जाएंगे, ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। बंगाल के गाय में इकोनॉमी डेवलप होता है और यूपी के गोरू में इकोनॉमी नीचे गिरता है। यूपी की स्थिति अलग, नागालैंड में लोग खाते हैं, मणिपुर में खाते हैं, मिजोरम में खाते हैं, त्रिपुरा में खाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं करके किसी और जानवर की कुर्बानी करने में क्या हर्ज है? बताओ, गाय भी गोरू है, बलद भी गोरू है, आज जो बाज है वो भी गोरू है, तो गाय के मतलब क्या है? ये गाय आखिर कहाँ जाएगी ये भी पूछिए। अगर कल्याणी में गोरू पालन होता है, मुझे अंदाजा नहीं है, अगर हम समझे कि 200 गोरू है, गाय 7 बाल तो दूध नहीं देगी, कहाँ भेजेंगे उसको? चुपचाप कसाई खाने में भेज देता है, पता नहीं चलता जी। तो ये तो हठधर्मी है। हम लोग गोरू के बारे में कोई बदतमीज तो करते नहीं है। यूपी में तो कान में भी हमने देखा वो एक पहचान लगा हुआ है, आधार बनाइए, फिर देखिए, तो छोड़ दीजिए बंगाल के गोरू को रास्ते पर, या बहुत 1000 बीघा लगाइए, गोरू पालन कीजिए, फाइल तैयार कीजिए, कब जन्म होता है, साल साल में उनका सेहत देखिए, फिर रिव्यू कीजिए। ये तो आपको करना पड़ेगा, कौन रोकता है? अब तक 70-76 साल में हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के नाम पर तो शपथ हुआ है जी। उनके स्टैचू पर आपने फूल के माला चढ़ाए। मैं पूछना चाहता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर कभी कुर्बानी में, गाय में, उनकी जिंदगी में झगड़ा किया है? पश्चिम बंगाल से ही आती है एक दूसरी बड़ी खबर, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिन विक्रम साहू के यहां पर झालमुड़ी खाई थी, उनको धमकियां आई, जिसके बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है। विक्रम साहू को पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिली, इसके बाद ये सुरक्षा उनको दी गई है और उनकी दुकान के सामने केंद्रीय बलों के जवान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तो धमकियां आने की खबर आई थी और अब ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा उनको मुहैया करा दी गई है। और अब धार्मिक विवाद दिल्ली से, जहां पर एक निर्माणाधीन ढांचे को गिरा दिया गया। बीजेपी विधायक और बीजेपी के जो मंदिर प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, उनके द्वारा इसे गिराया गया और यह बताया गया कि एक अवैध मदरसे का निर्माण हो रहा था। पता चला कि यहाँ पर रात को आकर के इनके लोग टोपियां पहन करके इसकी चिनाई खुद करते हैं, क्योंकि मिस्त्री डरते हैं यहाँ नहीं आएंगे। तो ये मैं बनने नहीं दूंगा। आज आपके सामने हमने अनलीगल
तो ढांचा जो बन रहा था, मदरसा जो बन रहा था, उसको दीवारों को गिरा दिया है। छूर बस्ती के उसी डीडीए ग्राउंड में खड़ा हूं जहां पर कुछ देर पहले स्थानीय विधायक करनैल सिंह ने अवैध निर्माण को गिराया। ऐसा आरोप लगाया गया था कि जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ से कि यहाँ पर मेरे पीछे जो अवैध निर्माण देख रहे हैं कि यहाँ पर मदरसे का जो निर्माण है वो किया जा रहा था। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुंचा और जांच की जा रही है कि ये अवैध निर्माण आखिरकार किसकी तरफ से किया जा रहा है। विधायक की अगर बात की जाए तो उनका ये भी आरोप है कि उन्होंने 3 महीने पहले इसकी शिकायत की थी, बावजूद उसके ये अवैध निर्माण नहीं रुका। आज जो विधायक है उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर ये जो अवैध निर्माण है इसको यहाँ पर गिरा दिया। राजेश खत्री, आज तक। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 2027 के चुनावों से पहले क्या विपक्षी एकता का जो सियासी भविष्य है वो अधर में लटक गया है। कांग्रेस की तरफ से मायावती से मुलाकात करने की कोशिश के साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से ये बता दिया गया कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं, जीत की है। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब 2 दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को यह बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। जिनके 2 नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं? उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन
क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही? में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं। और अब मौसम की गर्मी की बात। दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बुधवार को सबसे गर्म रात 14 साल की दर्ज की गई। लेकिन हम आपको दिखाते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में भले तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन दिल्ली के लोग 65 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेल रहे हैं। गर्मी वो नहीं है जो तापमान में दिखती है। गर्मी वो नहीं जिसे हम सिर्फ अपनी आंखों से देख पाए या महसूस कर पाए। गर्मी की गर्माहट हर किसी के लिए अलग होती है, कुछ के लिए तो बहुत ही भयानक। अगर ये ब्लू है ना डॉट, पेड़ की छाया आ रही है ना, मैं अगर यहाँ ले आऊं 36 दिखा रहा है यहाँ, है ना, 36 से 37 के बीच, पर अगर जहाँ धूप का एक्सपोजर ज्यादा है वहां मैं ले जाऊं तो 48 हो जाएगा। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, लेकिन हकीकत केवल इतनी नहीं। अगर हम कहें कि दिल्ली वाले 65 डिग्री से ज्यादा की गर्मी से दो चार हो रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर जब तापमान 45 डिग्री के पार दिख रहा हो, तो फिर 65 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का टॉर्चर दिल्ली वाले कैसे अनजाने में सहने को मजबूर हैं? ये समझने के लिए हमने थर्मल कैमरे की नजर से आज गर्मी को देखा है, जो दिखाता है कि तापमान कितना है और असल में गर्मी का एहसास कितना है। ये रंगों से गर्मी को मापता है। अगर किसी व्यक्ति और सामान के आसपास गर्माहट ज्यादा है तो गहरे लाल पीले रंग दिखते हैं। कम गर्मी को नीले और जामुनी रंग में दिखाया जाता है। ग्रीन पीस एनजीओ के थर्मल कैमरा और टेम्परेचर मीटर की मदद से आज तक ने यह जानने की कोशिश की है कि सतह का वास्तविक तापमान कितना है और जमीन पर गर्मी की असल स्थिति क्या है। मैं ये रोड देख सकता हूँ, हाँ। इसका कितना तापमान दिखा रहा है? जो इस टाइम इसका सरफेस टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 62 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 63 डिग्रीज दिखा रहा है। कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक 60 से नीचे तो जा नहीं रहा है। 62, 62.5, 62.8, 62.9 और अब यहाँ आएंगे तो 64 हो रहा है। तो दिल्ली के नंद नगरी में तापमान की असलियत थर्मल कैमरे में अलग है। मतलब यहाँ असली गर्मी दावों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में जहां पर पेड़ है वहां गर्मी कम है। ये थर्मल कैमरे में भी दिखता है, इसे आप भी देखिए। अभी जो थर्मल कैमरा दिखा रहा है 44 दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है, बीच में 43 भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने साफ तौर पर देखा कि बाहर जब हम शूट कर रहे थे ओपन में एकदम सूरज की रोशनी के नीचे, तो वहाँ जो सड़क का सरफेस टेम्परेचर था वो 60 प्लस था। पर जैसे हम कुछ मीटर आगे आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे दो बड़े पेड़ लगे हुए, उनका सीधा सीधा असर सरफेस टेम्परेचर पर देखा जा रहा है कि जहाँ जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास है सरफेस का। तो साफ तौर पर ये बयान करता है कि कैसे पेड़ प्रदूषण साथ के साथ गर्मी दोनों से निपटने के लिए कितने कारगर हैं। लेकिन जहाँ पर कोई शेड नहीं, कंक्रीट, वहां पर तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा है। इतना ज्यादा कि कोई भी जल जाए। गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, स्टील की बनी हुई गाड़ी है, लोहे की बनी हुई गाड़ी है। तो इसका तापमान, इसके सरफेस का तापमान क्या होगा, क्योंकि गाड़ी सीधा सीधा धूप में इस समय खड़ी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धूप की रिफ्लेक्शन भी इस पर पड़ रही है। पर थर्मल इमेजरी के जरिए हम जानना चाहेंगे इसके सतह का क्या तापमान है। तो मैम, क्या तापमान दिखा रहा है आपका थर्मल कैमरा? अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखते हैं इस डॉट के जरिए, तो वो हमें दिखा रहा है 59 एंड 62 तक जा रहा है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ठीक गाड़ी के ऊपर, अगर आप देख सकते हैं तो।
तो भले ही तापमान 45-46 डिग्री के आसपास पहुंचे, लेकिन कंक्रीट का जंगल बन चुकी दिल्ली में रहने वाले 65 डिग्री तक की गर्मी झेलने को मजबूर कहे जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी गर्मी, वो चाहे घर के अंदर खाना बना रही गृहिणी हो या फिर सड़क पर सामान बेच रहा कोई रेहड़ी पटरी वाला। थर्मल कैमरा हमें बताता है, भले ही आसमान से गर्मी बरसाते सूरज की तपिश में अंतर ना हो, फिर भी गर्मी सभी के लिए समान नहीं है। गर्मी का एहसास सबके लिए अलग अलग है। खबरदार में अभी के लिए इतना